जय हिंद साथियों। आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है शक वंश पर। आखिरकार ये जो शक वंश है इसकी उत्पत्ति कहाँ पर होती है, भारत में किस तरीके से ये प्रवेश करते हैं, क्या क्या इनके द्वारा कार्य किए जाते हैं, क्या सिर्फ लूटने के उद्देश्य से आए थे या फिर कुछ काम करने के उद्देश्य से आए थे, यहीं के रह गए या फिर लूट लाट के लेके चले गए। बहुत सारे बिंदुओं को मतलब शकों के बारे में किस इतिहासकार का क्या मानना है, इस पॉइंट तक को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। मतलब शक वंश का ना हम सूपड़ा साफ करने वाले हैं और यहाँ से जो बनने वाले प्रश्न हैं उनका खात्मा करने वाले हैं। मतलब ध्यान से आपने पढ़ लिया ना तो संदेह इस टॉपिक पर रहने वाला नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं अगर हम भारत की बात करें तो भारत एक प्राचीन देश है और हमें देश की आन मान शान पर गर्व है। हमारा देश दुनिया के सभी देशों से अलग है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि इतनी सारी विविधताएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इतनी सारी जाति के धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं। तो इससे बड़ा उदाहरण कहीं मिल नहीं सकता लोकतंत्र का। जबरदस्त, शब्दों में बयां करूं कम है। तो अगर भारत की प्रामाणिकता की बात करें तो पुराणों में भी देखने को मिलता है, महाकाव्यों में भी देखने को मिलता है। अगर भारत की बात मैं करूं कि कौन सी संस्कृतियां यहाँ पर पनपती हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता भी आप देखे हैं, वैदिक सभ्यता पर भी मैंने डिस्कशन किया है, मौर्य और गुप्त पर भी बात की है। तो मौर्य काल हो, गुप्त काल हो या फिर आपकी जो है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बहुत सारी संस्कृतियाँ भारत में जन्म भी लेती हैं, पनपती भी हैं, फलती फूलती भी हैं, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की भी करती हैं। लेकिन समय समय पर आप जानते हो परिवर्तन होते रहते हैं। तो बहुत सारे भारत पर विदेशी आक्रमण भी होते हैं और उसमें आपको यवन आक्रमण भी देखने को मिलेगा, शकों के आक्रमण देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली मैं तुम्हें यहाँ पर ले जाना चाह रहा था ना कि ये शक वंश एक्चुअली आया कहाँ से। तो ये भी विदेशी आक्रांता थे, आक्रमण किया था इन्होंने भारत पर, ठीक है। मतलब अपने ही स्वार्थ के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर वो बात अलग है, बस गए, काम किया और बहुत सारी चीज़ें सब जानने को मिलेंगे। कुषाण वंश के द्वारा भी भारत पर आक्रमण किया जाता है, ईरानी भी आक्रमण करते हैं, तुगलक वंश तो जानते हो इनके द्वारा भी आक्रमण होता है, मुगलों के द्वारा आक्रमण होता है, अंग्रेजों का भी आक्रमण होता है और बहुत सारी विदेशी संस्कृतियां भारत में पनपती हैं। भारतीय संस्कृतियों के साथ एक तालमेल बिठा करके काम करती हैं। इस वजह से आप जानते हो कि बेटा भारत जो है ना विविधताओं वाला देश है, क्योंकि बहुत सारी संस्कृतियों का मिक्सअप है। इसलिए मैंने कहा था शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता कि भारत अपने आप में एक अद्भुत देश है, ठीक है, एक समागम वाला संगम वाला देश है, ठीक है। बहुत से शासक ऐसे भी आते हैं जो भारत से सांस्कृतिक धरोहर हो, धन दौलत हो, लूट लपेट के सब लेकर के चले जाते हैं। अब आप समझ सकते हो मैं इशारा कहाँ पर दे रहा हूँ। आज का जो हमारा एक्चुअली डिस्कशन है ना वो बेटा शक वंश पर होने वाला है और शक वंश भारत पर लगभग 400 वर्ष तक शासन करता है। तो अब हम इंटर कर चुके हैं शक वंश पर और लगभग 400 वर्ष तक, लगभग मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, 19-20 समझ सकते हैं आप। तो लगभग बेटा 400 वर्ष तक शक वंश का शासन भारत में देखने को मिलता है। किसने इनको खदेड़ा था, दौड़ा दौड़ा के मारा था, सारी बातें आपको जानने को मिलेंगे। तो अब क्या करें, आगे बढ़ें, उससे पहले हम शक वंश की उत्पत्ति पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम सबसे पहले शक वंश की किस पर बात करेंगे, उत्पत्ति पर बात करेंगे कि आखिरकार शक वंश की जो है उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, जन्म कैसे हुआ है शक वंश का, ठीक है। ओके बेटा, जो शकों की उत्पत्ति के संबंध में अगर हम बात करें तो चाहे ईरानी हो, ठीक है, मतलब इनके विषय में अगर हम बात करेंगे ना तो चाहे आपके ईरानी आए, चीनी आए, ठीक है, मतलब चाहे ईरानी लोग बोलें, इतिहासकार बोलें, या फिर ईरानी बोलें, या फिर यूनानी ही क्यों ना बोलें, इन सब में क्या है ना आज भी एक्चुअली मतभेद बना हुआ है। इनमें आज भी क्या है, मतभेद बना हुआ है कि वास्तव में कहाँ पर जो है कहाँ उत्पत्ति हुई थी शकों की। लेकिन शकों की उत्पत्ति के विषय में माना जाता है कि इनका जो निवास स्थान था वो मध्य एशिया था, ठीक है। कहाँ पर था, इनकी जो उत्पत्ति है वो बेटा मध्य एशिया में हुई थी। हालांकि इन सब में मतभेद है, लेकिन प्रामाणिकता अधिक दी जाती है कि जो शकों का जन्म है ना वो मध्य एशिया में देखने को मिलता है, मूल निवास इनका ये माना जाता है।
और यह क्षेत्र वर्तमान में कहाँ पे पड़ता है? तो सीरिया देश को जानते हो कि नहीं जानते हो? उसके उत्तर में पड़ता है। अगर मध्य एशिया की बात करोगे, और ये जो जहाँ पर शकों का जो है शकों की उत्पत्ति हुई थी, शकों का जो मूल निवास स्थान है वो आपको सीरिया के उत्तर का क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, सीरिया का उत्तरी क्षेत्र है ना, वहां पर जो है इनकी उत्पत्ति हुई थी। एक्चुअली मैं ये कहना यहाँ पर चाहता हूँ। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई कि भैया उत्पत्ति एक्चुअली हुई कहाँ थी। शकों के संबंध में बताया जाता है कि इनका संबंध स्किथी जनजाति से है। स्किथी मैं लिख रहा हूं। अगर इनके संबंध की बात करें कि आखिरकार संबंध जो है किस जनजाति से है, तो इसका संबंध है बेटा स्किथी जनजाति। क्या नाम है? स्किथी जनजाति है एक जनजाति, इससे संबंध है किसका? शकों का, ऐसा माना जाता है। ठीक है, यह जनजाति कैसी जनजाति? तो एक खाना बदोश थी। खाना बदोश का मतलब खाना पीना की तलाश में यहाँ वहाँ भ्रमण करते रहते थे, घूमते रहते थे। बर्बर जनजाति भी थी। प्यारे बच्चों, शकों का वर्णन अगर आप देखना चाहो कि एक्चुअली कहाँ कहाँ मिलता है, तो बेटा इनका वर्णन आपको रामायण, महाभारत और पुराणों में भी मिलता है। मतलब शकों के बारे में अगर जानकारी चाहते हो तो रामायण में भी मिलता है, महाभारत में भी मिलता है और पुराणों में भी मिलता है। तो मतलब इनका जो किस जनजाति से संबंध है, स्किथी जनजाति से ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न। ठीक है, तो इतनी सारी बातें यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। बेटा जो शक वंश की अगर प्रामाणिकता जानना चाहते हो, मतलब इसके वर्णन को जानना चाहते हो, तो शक वंश का वर्णन बेटा आपको रामायण में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर रामायण का अध्ययन करोगे तो वहां पर इसका भी उल्लेख मिलेगा रामायण में। महाभारत में भी बात की गई है। ठीक है, रामायण हो गया, महाभारत हो गया और पुराण हो गया, इन सब जगह जो है कहीं ना कहीं आपके शकों के बारे में बताया गया है। इनका वर्णन जो है यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इन महाकाव्यों के अनुसार शकों का संबंध सूर्यवंशी राजा नरिष्यंत से माना जाता है। देखिए ये जो आपके महाकाव्य हैं, चाहे रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें या फिर पुराण तो अलग हैं, तो इन सब की बात करें तो महाकाव्य में या फिर पुराण में अगर बात करोगे ना, तो इसमें जो आपके शक है ना, इनका बताया गया है शकों के बारे में कि जो शक हैं इनका जो संबंध है ना वो सूर्यवंशी राजा से है। ठीक है, शकों का संबंध किससे है? अभी आपने स्किथी जनजाति देखी थी ना, अब यहाँ पर अगर संबंध की बात करें तो सूर्यवंशी राजा हैं, सूर्यवंशीय राजा हैं और उनका नाम क्या है? नरिष्यंत। क्या नाम है? नरिष्यंत राजा का नाम है। इनसे संबंधित माना जाता है, इनका संबंधी माना जाता है किसको? शकों को। ठीक है, या कह सकते हैं शक वंश को, आप अपने अनुसार समझ सकते हैं। मतलब शकों को इनका संबंधी माना जाता है। ठीक है, शक जाति के लोग मूल रूप से सीर नदी के आसपास के क्षेत्र में रहा करते थे। अब आप कहोगे सर कहाँ रहते थे भाई, ये कौन सी नदी, हम तो नाम नहीं सुने। तो इनका जो निवास था ना, ये बेटा सीर नदी के आसपास का क्षेत्र था। सीर नदी के आसपास ये लोग रहा करते थे। इनका निवास स्थान सीर नदी के आसपास था। ठीक है, लेकिन आगे चलकर क्या होता है, चीन के जो यूची नामक जाति के लोग हैं, चीन के यूची नामक जाति के लोग, मैं चलो आगे बताता हूँ। उसके बाद क्या होता है, चीन के यूची है ना, यू बड़ा यू है, यूची जाति के लोग क्या करते हैं, शकों पर हमला कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इन पर हमला कर देते हैं और खदेड़ देते हैं, भगा देते हैं उस क्षेत्र से, सीर नदी वाले क्षेत्र से जहां पर आपके शक निवास किया करते थे। ठीक है, भगा देते हैं। आगे चल करके शक अपने आप को संगठित करते हैं और यूनानियों पर आक्रमण कर देते हैं। और जो एक बैक्ट्रिया नामक क्षेत्र है, जो अक्सर आपने चर्चा में सुना है, मतलब शक भाग जाते हैं वहां से, फिर आगे बचते हैं, अपने सैन्य बल को मजबूत करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, यूनानी पर आक्रमण कर देते हैं, यूनानियों पर आक्रमण कर देते हैं, यूनानियों पर आक्रमण करते हैं। क्योंकि बेटा जब आन मान शान की बात आती है ना, तो कमजोर से कमजोर व्यक्ति देश के लिए मर मिटने को तैयार हो जाता है। तो अब इनका क्षेत्र तो छिन चुका है, यूची जाति के लोगों ने उनके क्षेत्र को कब्जा लिया है, भगा दिया वहां से। तो इन्होंने क्या किया, सेना संगठित की जैसे तैसे और यूनानियों पर आक्रमण कर दिया। और यूनानियों पर आक्रमण करने के बाद क्या होता है, एक क्षेत्र था बैक्ट्रिया, नाम अक्सर आपने सुना होगा। ठीक है, बैक्ट्रिया, इसको क्या करते हैं, जीत लेते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर रुक जाते हैं भाई, यहाँ पर ठहर जाते हैं, लेकिन कहते नहीं है कि समय खराब होता है तो कुछ भी होता है।
तो आगे चल करके इन्हें यह क्षेत्र भी विभिन्न परिस्थितियों की वजह से छोड़ना पड़ता है। उसके बाद शक आगे बढ़ते हैं और गांधार से होते हुए सिंध प्रदेश में इंटर करते हैं। ठीक है, उसके बाद शक आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब ये आगे निवास किए यूनानियों को हराने के बाद बैक्टीरिया क्षेत्र में निवास किया और यहाँ से भी इसके बाद क्या हुआ, भगा दिए गए। तो यहाँ से फिर चले और गांधार से होते हुए, ठीक है, गांधार से होते 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 ये आपको जो है सिंध प्रदेश में इंटर करते हैं। कहाँ पर इंटर करते हैं? सिंध प्रदेश में इनकी एंट्री हो जाती है, अर्थात शकों की एंट्री हो जाती है। भारत के पास पहुँच चुके हैं ये, ठीक है, और यहीं पर अपना निवास स्थान बना लेते हैं, राजधानी भी यहीं पर बना लेते हैं और यह क्षेत्र शक द्वीप के नाम से जाना जाता है। मतलब यहाँ पर जो आकर सिंध प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में जब पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर अपना निवास भी बना लेते हैं, ठीक है, और अपनी राजधानी भी इसी क्षेत्र में बनाते हैं। तो ये जो क्षेत्र था ये एक्चुअली जो है शक द्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है, शक द्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ऐसी जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो यहाँ तक भी स्पष्ट हो गया। और इसी स्थान को केंद्र में रखकर शकों के द्वारा भारत पर बहुत बार आक्रमण किया जाता है। तो सिंध प्रदेश में इंटर करते हैं और उसके बाद उस क्षेत्र में अर्थात शक द्वीप में निवास स्थान बना लेते हैं अपना, और भैया फिर भारत में आक्रमण करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। बच्चों, शकों का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है, मैंने जैसे कि अभी आपको कुछ समय पहले स्पष्ट किया था, महाकाव्य में भी मिलता है, स्मृतियों में भी मिलता है, गार्गी संहिता का आप नाम जानते हैं, वहां पर भी इनका उल्लेख है। अरे बाण भट्ट जो हर्षचरित, मतलब बाण भट्ट के द्वारा जो हर्षचरित की रचना की गई है ना, जीवनी है हर्षवर्धन की, तो वहां पर भी भैया उल्लेख है और जैन ग्रंथों में तक शकों का उल्लेख किया गया। मतलब अगर पुराण की बात करो, मुझवानी सुन लो, है ना, पुराणों की बात कर लो, महाकाव्य की बात करो, स्मृतियों की बात करो, गार्गी संहिता, बाण भट्ट के द्वारा जो हर्षचरित है, जीवनी है हर्षवर्धन की, उसकी बात करो, जैन ग्रंथों की बात करो, वहां पर भी बेटा शकों का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, जैन साहित्य से ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि शकों को भारत पर आक्रमण करने का न्योता जो जैन आचार्य कालक थे ना, उनके द्वारा दिया गया था। ऐसा बताया जाता है कि शक भारत में आए तो नहीं थे, लेकिन भारत में आने का निमंत्रण कि भैया हम आप का इंतजार कर रहे थे, कहाँ थे, किसने दिया था, तो इसकी जानकारी मिलती है कि जैन आचार्य कालक थे। क्या नाम था? जैन आचार्य थे, जैन धर्म को मानने वाले थे, जैन आचार्य, और इनका नाम क्या था बेटा? कालक। इनके द्वारा निमंत्रण दे दिया गया किसको? शको शासकों को कि आओ भारत में तुम्हारा स्वागत है, हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं। एक्चुअली क्या था ना, जो बेटा आचार्य कालक थे, जो जैन धर्म के आचार्य होते हैं, उज्जैनी के शासक गर्दभिल्ल नाम था। उज्जैनी में एक शासक हुआ करता था, ठीक है, थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको। एक्चुअली ये क्यों बुलाया था, मतलब जैन आचार्य कालक ने जो है शकों को भारत में आने का निमंत्रण क्यों दिया था, तो उसका एक कारण था कि बेटा जो हाँ ओके, आखिरकार क्यों निमंत्रण दिया कि भैया तुम चले आओ, तो बेटा उज्जैनी में एक गर्दभिल्ल शासक होता है। ठीक है, कहाँ पर? उज्जैनी में। तो उज्जैनी में एक गर्दभिल्ल नाम का शासक होता है, गर्दभिल्ल शासक होता है, और इससे क्या होता है ना, ये जो जैन आचार्य कालक है इनका विवाद हो जाता है, और जानते हो कि फिर क्रोध आता है तो भैया कुछ न कुछ बड़ा नुकसान करके छोड़ता है। तो इन्हें बड़ा गुस्सा आया और इन्होंने क्या किया, शकों को निमंत्रित किया कि आओ और तुम्हें अपना अभियान जो है गर्दभिल्ल के खिलाफ चलाना है, इन्हें परास्त करना है, हराना है, बदला लेना है मुझे। तो बेटा शक क्या करते हैं, आ जाते हैं। और इस काल की अगर हम बात करें तो यह घटना 78 ईसा पूर्व की होती है। कहने का मतलब है शक भारत में कब आते हैं, तो 78 ईसा पूर्व में आते हैं। ठीक है, शक भारत में आपको 78 ईसा पूर्व में देखने को मिलेंगे, आते हैं, और ये अभियान जो है गर्दभिल्ल के खिलाफ करते हैं और जैन आचार्य कालक के बुलावा देने पर ऐसा होता है। ठीक है, अब क्या होता है, उस समय तो एक्चुअली जो गर्दभिल्ल है वो परास्त हो जाते हैं, लेकिन आगे चल करके गर्दभिल्ल का जो पुत्र था, ठीक है,
उसने शकों को दौड़ा दौड़ा करके मारा था और अपने क्षेत्र से जो है भगा दिया था, और उसके बाद जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और इसी के द्वारा 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया गया। मतलब जो गर्द भिल्ल का पुत्र है वहां पर तो परास्त हो गए, लेकिन बाद में गर्द भिल्ल का जो पुत्र है ना, ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है, और इसके बाद दौड़ा दौड़ा के शकों को क्या करता है, खदेड़ देता है। ठीक है, शकों को खदेड़ देता है। ठीक है, और जब शकों को खदेड़ देता है तो 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की भी शुरुआत करता है। मतलब विक्रमादित्य जो उपाधि ली थी ना, वो क्या करता है, 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत करता है। ठीक है ओके, सॉरी, विक्रम संवत की शुरुआत करता है। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, सीजन एक्चुअली खांसी जुकाम का है ना, तो थोड़ा मामला है, मैनेज कर लेना यार प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो। हाँ, तो प्यारे बच्चों, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि शक शासक रुद्रदामन ने किस झील का पुनर्निर्माण करवाया था। शक शासक था और नाम था रुद्रदामन। मतलब अक्सर एक प्रश्न यहाँ से बहुत पूछा जाता है, और प्रश्न है कि शक शासक, क्या नाम था बेटा, शक शासक नाम था रुद्रदामन। क्या नाम था, रुद्रदामन। इनके द्वारा किस झील का जीर्णोद्धार करवाया गया था, जीर्णोद्धार करवाया गया था, ऐसा प्रश्न अक्सर आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है। तो शक शासक ही थे रुद्रदामन, और इनके द्वारा बेटा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया गया था। मतलब इन्होंने किस झील का मतलब पुनर्जीवित किया था, उसका निर्माण करवाया था, मरम्मत करवाने का काम किया था। तो वो बेटा कौन सी थी, सुदर्शन झील थी, सुदर्शन झील। ठीक है, सुदर्शन, अरे यार क्या कर रहा है भाई, सुदर्शन झील नाम था उसका। ठीक है, इसका जो है पुनरुद्धार करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था, या फिर जीर्णोद्धार करवाया था, शक शासक थे, रुद्रदामन के द्वारा किया गया था। बहुत प्रश्न पूछा गया है। और ये झील किस काल की थी, तो ये बेटा मौर्यकालीन झील थी। इसका निर्माण जो है मौर्य काल में करवाया गया था। उस झील का जो है जीर्णोद्धार करवाने का काम रुद्रदामन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब रुद्रदामन ने अपने मंत्रिमंडल से या कोषागार से मांग की थी कि भैया इस झील का निर्माण करवाना है, पैसा वैसा दे दो, तो मना कर दिया गया था, नहीं मिला था, तो उसने खुद के पैसे से करवाया था। समझ रहे हो, व्यक्तिगत कोष से सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। बड़ी बात थी भैया। अगर बात करें शक वंश की, तो लगभग 4 शताब्दी की बात है, और इस वंश का जो अंतिम शासक है वो रुद्रदेव तृतीय होता है। 4 शताब्दी कहने का मतलब मेरे ये है कि मैंने पहले भी बोला था ना कि लगभग 400 वर्ष तक इनके द्वारा शासन किया जाता है, 4 शताब्दी तक ये शासन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इसका जो अंतिम शासक था, इस वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था। एक्चुअली कहने का मतलब ये था, तो रुद्रदेव तृतीय होता है। ठीक है, कौन सा होता है बेटा, तो नाम है रुद्रदेव तृतीय। ठीक है, रुद्रदेव तृतीय आपके शक वंश का अंतिम शासक होता है। ठीक है, गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा इसे परास्त किया जाता है। रुद्रदेव तृतीय को कौन हराता है, तो बेटा गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय हराता है। ठीक है, तो इसे हराता कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा हराया जाता है। मतलब तृतीय है और द्वितीय के द्वारा हरा दिया जाता है। और ये शासक किस वंश के थे, तो गुप्त वंश के शासक थे। ठीक है, गुप्त वंश के शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। इनके द्वारा रुद्रदेव तृतीय, जो कि शक वंश का अंतिम शासक होता है, इसे परास्त कर दिया जाता है। इसके बाद जब परास्त कर दिया, हटा दिया, अंतिम शासक था, तो कुल मिलाकर के शक वंश का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है, विनाश हो जाता है, लगभग खात्मा हो जाता है, समाप्ति हो जाती है। लेकिन अब आप सोचेंगे सर यहाँ से तो समाप्ति हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। अभी तो शासन व्यवस्था कैसी चलती थी ये पर भी तो बात करेंगे, मतलब इस मुद्दे पर भी तो हम बात करेंगे, तो वो भी तो हमें यहाँ पर जानना होगा भाई, तो उसे भी हम जान लेते हैं। तो अब जो है शासन व्यवस्था पर हम बात करते हैं कि जो शासन व्यवस्था थी ना, वो किस प्रकार की थी, शकों की। ठीक है, शासन व्यवस्था
शक शासन प्रणाली में सर्वोच्च स्थान बेटा राजा का होता था और राजा को देवता के समान समझा जाता था, माना जाता था। शक प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, जिसे आप गांव कहते हो। तो अगर इस प्रशासन की बात करें तो सबसे छोटी इकाई कौन थी? सबसे छोटी इकाई पूछी जाती है एक्चुअली। सबसे छोटी इकाई क्या थी? वो बेटा ग्राम थी। ठीक है, ग्राम थी सबसे छोटी इकाई। और प्रमुख कौन था इस वंश का? तो प्रमुख होता था राजा। ठीक है, राजा। और इसे जो है क्या माना जाता था? दैवीय अवतार माना जाता था। ठीक है, दैवीय अवतार माना जाता था या देवता का रूप माना जाता था। ठीक है, बात समझ रहे हो ना बेटा? ओके। बहुत सारे इतिहासकारों द्वारा ऐसी जानकारी दी जाती है कि शक शासक एक अच्छा खासा शासन चलाने का काम करते थे, बढ़िया शासन चलाते थे। उनकी नीतियाँ बड़ी उदार हुआ करती थी और लोगों के प्रति जो है वैसा नहीं था कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करने वाला काम करते थे। कर प्रणाली भी बड़ी सरल हुआ करती थी। मतलब इनकी शासन व्यवस्था में अगर हम कर प्रणाली की बात करेंगे ना, तो कर प्रणाली सरल थी। कैसी थी? सरल थी। मतलब ज़्यादा बोझा नहीं था, जो था सीधे सीधे था कि भैया इस वजह से हम टैक्स ले रहे हैं, गोल गोल घुमाने वाला काम नहीं होता था। ओके। अच्छा, अब एक बात बताओ, इतनी सारी बातों को हमने डिस्कस कर लिया, महत्वपूर्ण बिंदुओं को। अब ऐसा करते हैं कि शकों का भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, भैया इस पर भी तो बात करते हैं, क्योंकि जरूरी है ना भाई। आए क्या संस्कृति छोड़ के गए, हमारे यहाँ क्या परिवर्तन आए, सब कुछ देखना पड़ेगा ना। तो बच्चों, शक खाना बदोश और बर्बर जनजाति के अंतर्गत आते थे, पहले भी अवगत कराया मैंने। लेकिन भारतवर्ष में आने के बाद ना यहाँ की संस्कृति में बिल्कुल घुल मिल जाते हैं। पहले जो शक थे वो बड़े बर्बर हुआ करते थे। ठीक है, पहले शक थे बड़े बर्बर थे, क्रूर टाइप के हुआ करते थे। लेकिन जब भारत में आए तो भारतीय संस्कृति से क्या होता है, बड़ा प्यार हो जाता है इन्हें, और भारतीय संस्कृति में क्या करते हैं, घुल मिल जाते हैं। ठीक है, घुल मिल जाते हैं। वो वही होता है, अपनों ने हमें मारा, गैरों में कहाँ दम था। क्योंकि बेटा जो सीर नदी थी वहां से भी भगा दिए गए, समझ रहे हो, और पहले जहाँ निवास स्थान था वहां से भी भगाए गए, यूची जाति के लोगों ने भगा दिया। तो अब भागते भागते ही तो आए थे, अब एक जगह उनको रहने के प्रॉपर मिली है। तो बस वही हाल था कि अब बर्बर असभ्यता सब भूल गए, बड़े सांस्कृतिक बंदे बन जाते हैं और घुल मिल करके जो है भारत में रहना शुरू कर देते हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि शकों के द्वारा शैव धर्म को भी अपनाया जाता है, वैदिक धर्म को भी मानते हैं और बौद्ध धर्म को भी स्वीकार करते हैं, ऐसी जानकारियाँ मिलती हैं। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत होती है। 78 ईस्वी में, ईसा पूर्व में नहीं। ठीक है, ध्यान रखना, 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी की बात कर रहा हूं। शक संवत की शुरुआत होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, शक संवत की शुरुआत होती है। 57 ईसा पूर्व में किसकी शुरुआत होती है? अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, अब मुझे आप बताओगे। ठीक है, वर्तमान में शक संवत एक कैलेंडर के रूप में प्रयोग होता है और हिंदू वर्षों की गणना इसमें की जाती है। ठीक है, तो शक संवत का प्रयोग आपके वर्तमान में हिंदू कैलेंडर के रूप में किया जाता है। ठीक है बेटा, हिंदू कैलेंडर के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है आज वर्तमान में। चैत, बैसाख, सावन, जेठ, आषाढ़ इस तरीके से चलते हैं हमारे हिंदू वाले वर्ष जो है, तो वहां पर इसका प्रयोग होता है। शकों ने संस्कृत भाषा को अपना करके इसका बहुत सारा प्रचार प्रसार किया है, तो ये भी अच्छा काम था। बच्चों, रुद्रदामन का जो गिरनार अभिलेख है ना, वो संस्कृत में लिखा गया है। मुख्य बातें हैं, देखो मैं एक्चुअली बहुत सारी बातों को इंक्लूड करना चाहता हूं, आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो शक वंश में आप देखोगे कि रुद्रदामन का एक अभिलेख है। कौन सा? गिरनार अभिलेख। ठीक है, रुद्रदामन का एक अभिलेख है जिसका नाम है गिरनार अभिलेख, और ये आपको जो है किस भाषा में मिलेगा? तो ये आपको संस्कृत में मिलेगा। इसलिए एक्चुअली मैंने यहाँ पर इसका जिक्र किया है और आपके सामने रखा है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि शक वंश के लोग संस्कृत का काफी प्रचार प्रसार किए हैं, अधिक से अधिक प्रयोग करने की कोशिश की है। ठीक है, तो संस्कृति के विकास में इनका ठीक ठाक योगदान रहा है। और ऐसा भी माना जाता है कि मध्य भारत में जो छठ पूजा का प्रारंभ है वो शकों के द्वारा किया गया। ठीक है, ऐसा भी माना जाता है। ठीक है, पुख्ता प्रमाण तो नहीं मिले, लेकिन माना जाता है कि जो छठ पूजा है ना, छठ पूजा आप जानते हो बिहार के क्षेत्रों में बहुत होती है, बंगाल में। तो छठ पूजा का जो शुरुआत है किसके द्वारा की गई थी?
तो बेटा शकों के द्वारा की गई थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, शकों के द्वारा छठ पूजा की शुरुआत की जाती है। ऐसी भी जानकारियां विभिन्न माध्यमों से पता चलती है। एक बात तो भाई अच्छी रही है कि बहुत सारे विदेशी भारत में आए, यहाँ की संस्कृति को बर्बाद किया, धरोहरों को सर्वनाश किया, तोड़ा, लेकिन शकों ने ऐसा कुछ किया नहीं। और भारत की जो संस्कृति थी, सांस्कृतिक विरासत थी, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया। तो ये एक बहुत बढ़िया बात थी। भले उनके निर्माण में काम किया, जैसे आपने देखा था मौर्यकालीन सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था रुद्रदामन ने, तो काम किया है, लेकिन बर्बाद करने का काम जल्दी से नहीं किया। तो इस तरीके से शक वंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी, जो एक्चुअली में आपको होना चाहिए, ठीक है, वह मैंने आप तक जो है पहुंचा दी है। अब भैया बारी आपकी है। ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट की मैं आशा करता हूं। ठीक है, एक प्यारा सा आप कमेंट लिखेंगे, कमेंट, और अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, और आप अपने परिवार पर अपनी राय भी दे सकते हैं। ठीक है, और मोटिवेशन बढ़ाने के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बड़ा उत्साह मिलता है। और कहते नहीं, हौसलों से उड़ान होती है, वरना परिंदों में कहाँ जान होती है। लेकिन हौसला बढ़ाने के लिए भी तो चाहिए भाई कुछ, है ना। अगर आप हमारे परिवार से जुड़ना चाहते हैं, स्टडी विद उमराव परिवार से जुड़ना चाहते हैं, तो आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, और बस इतना सा आसान काम है, जुड़ जाएंगे आप हमारे साथ। और हमारी जो आपस में जो वार्तालाप है, बातचीत है, विभिन्न वीडियो के माध्यम से, वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, आप जो है हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।